डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। इसमें ये लेक्चर 6th है। इससे पहले हम लोगों ने रेनबो फॉर्मेशन और प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 6 है एलिगेंट माइंड्स में। हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझते हैं ये क्या है और इससे क्या क्या होता है नेचुरल फिनोमिना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहने का मतलब है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है एयर का। और अगर एयर मतलब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में हायर एभव जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि हॉटर एयर मिलता जाएगा हमको। इसका कारण क्या है कि जब भी एयर हॉट होता है तो क्या होता है, वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है और वो ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में तो जो एयर एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से और उसका एयर का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से उसमें एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर क्रिएट हो जाता है। और जो हॉटर एयर होगा ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा कोल्डर एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हॉटर एयर पहले क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कूलर एयर के एभव में रहेगा। कोई भी जैसे मान लेते हैं ये एटमॉस्फेयर है, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयर है, सब जगह पे एयर है, लेकिन इसमें जो भी एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठने लगेगा तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ऊपर एबव वाले पोर्शन में होगा। इस पोर्शन में जो होगा वो हॉटर एयर होगा, तो ऊपर में हॉटर एयर होगा। ठीक है, और नीचे में जो होगा एटमॉस्फेयर में वो कूलर एयर होगा या कोल्डर एयर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड एयर है। अब हम जानते हैं कि जब ये एयर हॉट हो गया है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक टाइप का मीडियम हो गया। ये हॉटर एयर एक डिफरेंट मीडियम के तौर पे काम करेगा और जो कोल्डर एयर है वो एक डिफरेंट मीडियम के जैसा वर्क करेगा। और हॉटर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा इससे, कोल्डर एयर से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट डिफरेंट है दो मीडियम का तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होना ही है। ये हम लोग सब जानते आए हैं, पहले हम बहुत पढ़ चुके हैं ये कि अगर डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है और उस लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है, इसकी वजह से उस सभी लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। भले ही वो स्लाइटली डिफरेंट हो लेकिन वो डिफरेंट होगा। अब जब वो डिफरेंट होगा और लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा हो एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ये सिंपल सी बात है। तो इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपने देखा होगा कि लाइट जो है वो ट्विंकल करता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है, इसी जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फिनोमिना है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये अभी हम लोग समझते हैं। ये जो डिफरेंट लेयर है ना एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रहा है। और इस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो इफेक्ट है ये हो कैसे रहा है कि ये स्टार जो एक्चुअल पोजीशन है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है हमारा, यहाँ फिगर में आप देखिए कि ये एटमॉस्फेयर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है कोई जो कि स्टार को देख रहा है। यहाँ बहुत ही डिस्टेंस पे है, ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्टार हमसे तो बहुत ज़्यादा दूर है। और इसके बीच में यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। एभव में जो है वो क्या है कि हॉटर एयर है, यहाँ पे हॉटर एयर है, यहाँ पे हॉटर एयर है एभव में। ठीक है, स्टार के पास तो हॉटर ही एयर होगा ना, वहाँ का टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा। भले यहाँ हम सिर्फ अर्थ का बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ से एभव जो है, अर्थ और स्टार के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो स्टार के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसलिए तो वो स्टार है। ये तो आप समझते होंगे कि स्टार जो है खुद अपना ये लाइट जनरेट करता है और वहाँ पे किस प्रोसेस से
एनर्जी जनरेट हो रहा है, लाइट जनरेट हो रहा है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो स्टार के पास जो भी लेयर होगा एटमॉस्फेयर का, जो भी उससे नज़दीक होगा लेयर, उसमें तो हॉटर एयर होगा। अब हॉटर एयर यहाँ ऊपर में है और इधर नीचे में क्या कोल्डर एयर है, ठीक है। ये कोल्डर एयर है। और अभी हम लोग देखें कि कोल्डर एयर है इधर, हॉटर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, थोड़ा सा कम होगा कोल्डर एयर से। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस एयर का, वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ऊपर में कम रहेगा हॉटर एयर है तो, और नीचे जैसे हम जाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टार का ये एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन ये है। और यहाँ से जब रे चला, यहाँ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं, वहां से लाइट आ रहा है तभी तो उसको देख रहे हैं ना, ये तो बेसिक चीज है। तो इस स्टार से जो लाइट आ रहा है वो हमको हमारे आई तक पहुंच रहा है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अब ये लाइट यहाँ से चला है तो ये डिफरेंट लेयर से इसको गुजरना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से गुजरना पड़ेगा। अब जब ये डिफरेंट लेयर से गुजरेगा और जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने की वजह से क्या होता है कि ये इसका एक्चुअल पोजीशन था, लेकिन हमको ये दिख रहा है अपने पोजीशन से एबव डायरेक्शन में दिख रहा है। हमको लगेगा कि स्टार यहाँ पे है, ठीक है, जबकि स्टार है यहाँ पे। लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो स्टार है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से एबव पोजीशन पे दिखता है हमको, ठीक है। ये तो हो गया। अब है कि ये ट्विंकल क्यों करता है, और इसका अब ठीक है, ट्विंकल क्यों करता है। अब ये जो लार्ज डिस्टेंस है यहाँ पे हमेशा जो ये है ना, इसका फिजिकल कंडीशन है वो चेंज होता रहता है। फिजिकल कंडीशन मतलब जरूरी नहीं है कि ये एबव वाला जो लेयर था वो हॉटर था, वो हमेशा हॉटर ही रहेगा। हो सकता है वो कोल्ड हो जाए, फिर नीचे वाला जो कोल्डर था वो हॉट हो जाए। फिजिकल कंडीशन इसका स्टेशनरी नहीं है, ये चेंज होता रहता है। अगर कोल्डर एयर हॉटर हो जाएगा तो ये ऊपर जाने लगेगा, और अगर हॉटर एयर कोल्ड हो जाए किसी कारण से, वो नीचे आने लगेगा। ये सारा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के वजह से ये हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो चेंज होने की वजह से जो इसका फिजिकल कंडीशन है अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होता रहता है, स्टेशनरी नहीं रहता है, ठीक है। और इसके वजह से होता क्या है कि हमारे आई पे जो ये लाइट पहुंचता है स्टार से, वो फ्लिकर करने लगेगा, क्योंकि ये कंडीशन बार बार चेंज हो रहा है कि कोई लेयर, कभी किसी लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। मतलब स्लाइटली ही हो रहा है, लेकिन वो चेंज हो रहा है, स्टेशनरी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, स्टार जो है वो फ्लिकर करता है। फ्लिकर करने का मतलब है कि वो कभी ब्राइटर आपको नजर आएगा, कभी वो फेंटर नजर आएगा, और आपको लगेगा कि ये जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है। और वो स्टार हमेशा अपने एक्चुअल पोजीशन से एबव पोजीशन पे आपको दिखेगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारा चीज हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किस फिनोमिना से होता है। तो ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो फिनोमिना है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, स्टार तो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है। प्लेनेट ट्विंकल नहीं करेगा, प्लेनेट हमको दिखता भी है कुछ कुछ। प्लेनेट आपने देखा होगा, जैसे जो हमारे नज़दीक है प्लेनेट, अर्थ के नज़दीक जो भी प्लेनेट है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ प्लेनेट को, और वो आपको ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका रीजन ये है ना कि स्टार और हमारे अर्थ के बीच में एक बहुत बहुत बड़ा लंबा डिस्टेंस है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इस वजह से लाइट को बहुत एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। लाइट को जब लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो वो डिफरेंट लेयर से गुजरेगा, और वहाँ पे वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। वही प्लेनेट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, स्टार के रिस्पेक्ट में प्लेनेट हमारे अर्थ से कम डिस्टेंस पे है। इस वजह से उसमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं हो पाता है, जबकि स्टार के केस में ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है,
क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है क्या, जो एटमॉस्फेयर में एयर का लेयर है वो उसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस वजह से वहाँ जो भी लाइट आ रहा है स्टार से वो रिफ्रैक्ट करता है, इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आपने ये देखा होगा या फिर आप हो सकता है आपने नहीं भी महसूस किया होगा, अब सनराइज और एक्चुअल सनसेट जो होता है ना, वो एक्चुअल जो होना चाहिए उससे हमको, जैसे सनराइज है वो 2 मिनट पहले ही दिख जाता है हमको, जबकि वो सनराइज हुआ नहीं रहता है। सनराइज कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस अर्थ पे हैं और इसका हॉरिजन ये है, हॉरिजन समझ रहे हैं ना, जहां तक हमको दिखता है, हम खुले आकाश में जहां तक हॉरिजेंटली देख सकते हैं उसको हॉरिजन बोलते हैं। तो सनराइज जब होगा तो क्या होगा, जब सन इस हॉरिजन से ऊपर आएगा तभी हमको यहाँ से दिखेगा, तभी हम समझते हैं ना कि सनराइज हो गया। लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कि ये सन जो है हॉरिजन से बिलो ही रहता है फिर भी हमको दिखने लगता है। जैसे यहाँ पर आप सनसेट को समझिए, नहीं ये क्या है, ये सनराइज एंड सनसेट दोनों दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, ये हॉरिजन से नीचे है, अभी अभी मान लेते हैं सनराइज हो रहा है, तो ये अभी हॉरिजन से नीचे है, मतलब एक्चुअली सनराइज हुआ नहीं है। एक्चुअली सनराइज कब होगा, जब ये सन हॉरिजन से एबव में जाएगा तो। लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, सन का एक्चुअल पोजीशन ये है और हमको ये सन दिखेगा यहाँ पे, तो अभी सन हॉरिजन से नीचे है फिर भी हमको सनराइज दिखने लगा। ये 2 मिनट पहले दिख जाता है हमको, सनराइज जो है एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिख जाता है। और ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वही कहानी है कि जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में है, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका, उस लेयर का, तो इस वजह से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, जबकि सनराइज अभी हुआ नहीं है, सन जो है अभी हॉरिजन से नीचे ही है। लेकिन जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, उसके वजह से 2 मिनट पहले ही हमको ये लगता है कि ये सन जो है हॉरिजन से ऊपर आ गया है और हमको लगता है कि सनराइज हो गया। वैसा ही केस सनसेट के केस में भी होता है। सनसेट के केस में क्या होता है कि सन जो है एक्चुअली हॉरिजन से नीचे चला गया होता है, ठीक है, लेकिन हमको वो लगेगा कि नहीं अभी नीचे नहीं गया है, सनसेट हुआ नहीं है। तो एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमको सनसेट नजर मतलब आता है, 2 मिनट के बाद, मतलब एक्चुअल सनसेट हो चुका है लेकिन सन हमको नजर आता रहेगा, 2 मिनट पहले तक भी नजर आता रहेगा। सनराइज में 2 मिनट पहले हो जाएगा और जबकि सनसेट जो है वो 2 मिनट बाद तक भी हमको दिखता रहेगा, जबकि एक्चुअल सनसेट हो चुका है। ये सभी क्यों हो रहा है, ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ चुके हैं हम लोग क्या है चीज है। और एक और फिनोमिना है, जब सनराइज और सनसेट के दौरान आपको वो फ्लैटर नजर आएगा, जो उसका एक्चुअल साइज है उससे वो फ्लैटर नजर आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आपको इस फ्लैट नजर आएगा वो। ऐसा भी क्यों हो रहा है, ये भी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये सभी आप याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो किस वजह से हो रहा है, एक्चुअल सनसेट से, एक्चुअल सनसेट के बाद भी हमको क्यों 2 मिनट तक सन दिखता रहता है, एक्चुअल सनराइज से पहले हमको सन कैसे दिख जाता है, सनराइज कैसे हमको पता चल जाता है 2 मिनट पहले ही। तो ये अच्छा, सन जो है वो फ्लैट नज़र क्यों आता है सनराइज और सनसेट के टाइम में, तो ये सभी फिनोमिना का जो रीजन है ना वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। ठीक है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं और भी इसको डिटेल में समझना चाहें, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है कि ये सब फिनोमिना हो क्यों रहा है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो आप समझ चुके हैं कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, प्लेनेट ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो मच क्लोजर टू द अर्थ है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये सब हम कुछ देख चुके हैं।
अब इससे आगे जो है हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी अलग अलग फिनोमिना है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, डिस्पर्सन पढ़ा था जो कि प्रिज्म के थ्रू हो रहा था, रेनबो फॉर्मेशन जो है वो डिस्पर्सन के कारण से हो रहा था। ये सभी आपको इफेक्ट याद रखना है कि किस फिनोमिना की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, किस फिनोमिना की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है, ये सभी आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आपको। हम लोग एक रेनबो फॉर्मेशन देखे, एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखे, एक हम लोग देखे कि एक्चुअल सनराइज और सनसेट से पहले और बाद में 2 मिनट तक हमको ये चीज़ दिखता रहता है। और एक हम और फिनोमिना देखे कि सनराइज और सनसेट के दौरान जो है सन का जो शेप है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी का रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स।